सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट। तो बताइए सरकार, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? बताओ भैया, कॉस्ट क्या होगा? सर कॉस्ट, आपको हम जो फीस दे रहे हैं वो कॉस्ट है। क्या वास्तविकता में एग्जीक्यूटिव पास करने के लिए जो फीस आप हमें दे रहे हैं या जो फीस आप सीएस इंस्टीट्यूट को पे करेंगे रजिस्ट्रेशन की, सिर्फ वही आपकी कॉस्ट है? हाँ सर, वही हमारी कॉस्ट है। क्यों? अगर आप क्लासेस आ रहे हैं, और क्लासेस अब चूंकि अभी तो नहीं आ रहे, अगर आप क्लासेस आ रहे होते तो जो आने जाने में आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्या वो आपकी कॉस्ट नहीं? क्या आपने जो स्टेशनरी खरीदी, रजिस्टर्स, पेन, इनमें जो पैसा खर्च हुआ, क्या ये आपकी कॉस्ट नहीं है? सर है ना। अगर आप इंदौर के बाहर से हैं और आप बाहर से इंदौर में आके रह रहे हैं, जो हॉस्टल में आप पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो पेमेंट आप इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको सीएस करना है? तो क्या वो सीएस बनने की कॉस्ट नहीं है? सर है ना। लेकिन हमने सर उसके अलावा और बहुत सारे काम करें, कांड करें। हम केवल पढ़ने ही थोड़ी आए हैं। लेकिन एक्चुअली फिर से समझना, 1-2 मिनट ले रहा हूं। ये जो 3 साल है, आपको ये 3 साल बहुत सारी चीजें करने को मिलेंगे, पढ़ने को भी मिलेंगे, और जीवन के बहुत सारे अलग अलग अनुभव प्राप्त करने के लिए भी मिलेंगे। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि आज अगर आप 18 साल के हैं और 3 साल में अगर आप सीएस बन गए, और उसके बाद अगर हम देखें तो आप 3 साल बाद भी उतने ही जवान हैं। आपकी जवानी खत्म नहीं हो गई, आपका बुढ़ापा चालू नहीं हो जाएगा 3 साल बाद, अगर आप 21 या 22 साल के बाद अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन क्या आप 22 साल के बाद, 24 साल के बाद पढ़ाई कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आपको पता है हर चीज का एक टाइम होता है, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर नरिशिंग योर करियर। ये वो टाइम है जब आप अपने करियर को बना सकते हैं। अब कैसा करियर बनाना है, सब बनाएंगे अपना करियर, अब कैसा बनाना है ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो ऐसे कंपनी सेक्रेटरी बन जाना जो 30-40 हजार रुपए कमाता है, या आप ऐसे कंपनी सेक्रेटरी बन जाना जो 3-4 लाख रुपए कमाता है। 3-4 लाख आपको कंपनी सेक्रेटरी बनते से नहीं मिलेंगे, ये भी पक्का है, लेकिन 5 साल बाद मिलेंगे। लेकिन अगर आपका स्टार्टअप हुआ 25,000, 30,000, 40,000 से, 10 साल बाद भी आप 1 लाख पे, 2 लाख पे नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर आपका स्टार्ट हुआ सीधे 80,000 से, 1 लाख से, तो आप 2 साल बाद 4 लाख के व्यक्ति हो सकते हो। ध्यान रखना, 4 लाख आप 40,000 से 4 लाख पर 10 साल में नहीं आ पाओगे, लेकिन आप 1 लाख से 4 लाख पे 2 साल के अंदर आ सकते हो। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि कंपनी सेक्रेटरी बन के आप कैसा टेकअप चाहेंगे। तो ये 3 साल आप बिल्कुल मस्ती में रह सकते हैं, सब चीजें बैलेंस करके पढ़ सकते हैं, या अभी सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें बैलेंसिंग फिगर में रख सकते हैं। बैलेंस करके नहीं, बैलेंसिंग फिगर में रख सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि आपके सीएस बनने की कॉस्ट क्या है। सीएस बनने के लिए कॉस्ट क्या है? तो सर आप फीस पे कर रहे हैं, है ना। कॉस्ट टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। तो सरकार, कंपनी सेक्रेटरी बनने की कॉस्ट में क्या क्या आएगा आप समझना। एक आपकी लग रही है फी, किस किस को? तो सर एक आप देंगे विद्योदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को, एक देंगे आईसीएसआई को। यहां पे कौन सी फीस देंगे सर? एक रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, फिर आप एक फीस देंगे एग्जामिनेशन फॉर्म की, फिर आप कुछ जो ट्रेनिंग होती हैं उनकी फीस दोगे। विद्योदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को आप क्या दोगे? सर जो ट्यूशन फीस है वो आप हमें पे करोगे, है ना। सर ये जो फीस है आप जो हमें और आईसीएसआई को पे करोगे, आप बोल सकते हो कि ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। दिस इज माई डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको मैं डायरेक्टली आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, एसोसिएट कर पा रहा हूं। ठीक है। अब इसके अलावा आपके और खर्चे भी हो रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पता ही नहीं पड़ रहा लेकिन हो रहा है, जैसे स्टेशनरी, हाँ सर, जैसे हॉस्टल, जैसे अगर आप
इंदौर के बाहर से हैं और इंदौर में आके पढ़ रहे हैं फूड। ये सब तो हो गए आपके वो खर्चे जो मॉनेटरी है। कुछ नॉन मॉनेटरी नहीं होंगे, इमोशनल। आप 3 साल अपने जवानी खर्च कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सर जवानी ऐसे बोलते हैं CSES में, बोले CSES के कोर्स महंगे तो नहीं है, बस जवानी खर्च हो जाती है। जबकि MBA, इंजीनियरिंग ऐसे कोर्स हैं जो महंगे बहुत हैं लेकिन जवानी पूरी जी जाती है। लेकिन सरकार आप भी समझ लो, MBA इस पोस्ट कोविड सिचुएशन में नौकरी नहीं मिलना। इस समय जो सबसे सेफेस्ट कोर्स चलेंगे अपने कॉमर्स की लाइन में वो सिर्फ 2 ही होंगे, एक CA एक CS। बिलीव मी, MBA में 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको 25,000 की नौकरी मिलेगी। बोले चल सिम बेच, चल बीमा बेच। बिलीव मी, अगर आप इंडिया के टॉप 25 कॉलेजेस से MBA कर रहे हैं तब तो उसकी वक्त है। 26वें कॉलेज से भी करा तो आपने 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए निपटा दिए, तो मिलना कुछ नहीं है, 20,000 25,000 30,000। बिलीव मी। और वहीं अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो इसकी टोटल कॉस्ट CA/CS बनने तक 2-2.5 लाख भी नहीं है, 3-4 साल की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है? बोले जवानी खर्च हो जाती है सर हमारी पूरी, जीवन जी नहीं पाते, एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। यानी ऐसा लगता है कि 3 साल हमने सन्यास के लिए रखे, जब भी कुछ होता है बोले पढ़ाई करनी है, अटेम्प्ट है। और क्यों ऐसा? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्या है? हर स्टेप एक लड़ाई है। जैसे आपने IIT का एग्जाम दिया और IIT में पास हो गए तो आपको एक कॉलेज मिल गया। अब वहां पे भैया राजू रस्तोगी और फरहान नाइट्रेट कुछ भी करके भले कोने में, सबसे कोने में खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन पास हो जाएंगे। 2 साल 1 साल लेट हो जाएंगे, इससे ना क्या होगा। लेकिन अगर वो उसके अंदर घुस गए हैं, पाइपलाइन का हिस्सा बन गए, तो बाहर निकलेंगे। अगर आपने लॉ का एंट्रेंस दिया है और आपको एक NLU मिल गया है तो अब आप अंदर घुस गए, कॉलेज मिल गया है, आप BA LLB करके बाहर निकल जाएंगे। ये CSES इतने खतरनाक कोर्सेस हैं कि साला पहला जब अपन ने CSET दिया, पास होंगे नहीं होंगे, पास होंगे नहीं होंगे, एक अनसर्टेनिटी से गुजरे। अब एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं तो फिर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देंगे और फिर से वही अनसर्टेनिटी, पास होंगे कि नहीं होंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे। वहां पे क्या है, एक बार एंट्रेंस दे दिया उसके बाद खत्म, अब तो सीधे कॉलेज से बाहर निकलना है डिग्री लेके। यहां पे हर स्टेप पे जंग है। तो यहां पे सर एक कॉस्ट तो है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। और नॉन मॉनेटरी कॉस्ट के सबसे बड़े एलिमेंट क्या है? बोले सर जवानी खर्च हो जाती है। तो सरकार यहां पे नॉन मॉनेटरी कॉस्ट में आपका, आप समझना, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब CA करने गया था तो मैं मुंबई गया था और हमारे घर पता है बिजनेस। अब जैसे ही मैं CA करने मुंबई गया, मेरे बदले में एक नौकर रख लिया। बताओ, मैं वहां पे जब तक था तब तक नौकर नहीं रखा था तो सही, लेकिन जैसे ही मैं गया तो अब नौकर रखना पड़ा, एक असिस्टेंट रखना पड़ा। तो अब मेरे घर वालों के लिए मेरी पढ़ाई की कॉस्ट, एक तो वो है जो मुझे भेज रहा है मुंबई, और एक मुझे मुंबई भेजने के कारण जो उन्हें एक लड़का रखना पड़ा जिसको 10,000 महीना दे रहा है, वो भी तो कॉस्ट हो गई। तो सिमिलरली कंपनी में भी होता है कि कंपनी जब एक प्रोडक्ट बना रही है तो वो एक दूसरे प्रोडक्ट को शायद ना बना रही हो, तो दूसरे प्रोडक्ट को ना बनाने के कारण जो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाए, उस प्रॉफिट की रिकवरी भी तो वो इसी प्रोडक्ट से करेंगे। तो दैट लॉस ऑफ प्रॉफिट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने इकोनॉमी पढ़ा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट। तो सिमिलरली जब आप यहां एक कंपनी सेक्रेटरी बनने की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरह की कॉस्ट निकाल रहे हैं। एक डायरेक्ट कॉस्ट है जो फीसेस आपने पे करी, फिर कुछ और कॉस्ट होंगी जो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसे भाई ट्रांसपोर्टेशन, स्टेशनरी, हॉस्टल की फीस, फूड का खर्चा। फिर कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम होंगे, इमोशनल होंगे ना यार, किसी को छोड़ के आए हैं, किसी के लिए आए हैं, तो सब चीजें। फिर सर जब सारी दुनिया बढ़िया गरबा खेलेगी, होली खेलेगी, दिवाली में पटाखे फोड़ेगी, तब हम पढ़ रहे होंगे क्योंकि दिसंबर में हमारा अटेम्प्ट होता है कि नहीं होता। तो वो सारी चीजें क्या है, दे आर दी कॉस्ट बट दे आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। सम आर मॉनेटरी कॉस्ट, सम आर नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। सिमिलरली अगर मैं एक कंपनी हूं और एक प्रोडक्ट को बनाने की बात कर रहा हूं
तो बताओ एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? तो सरकार expenses incurred to manufacture and sell the product or rendering सर्विसेस इज कॉस्ट। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के दौरान हम जो खर्चे कर रहे हैं वो हमारी कॉस्ट है। सर अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं तो क्या मैं कॉस्ट खर्च नहीं कर रहा? आपको क्या लग रहा है विद्योदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपकी क्लासेस के कोई खर्चे नहीं होते होंगे? हम तो कोई माल नहीं बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे ना कोई प्रोडक्ट, लेकिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस दौरान कोई खर्चे नहीं होंगे क्या? डेफिनेटली होंगे। तो क्या हमारी कॉस्ट नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो बिल्कुल सरकार प्रोडक्ट को बनाने और बेचने से रिलेटेड मेरे जो भी खर्चे हैं वो सब मेरी कॉस्ट का हिस्सा है। सर्विसेज रेंडर करने में जो भी खर्चा होगा दैट इज ऑल्सो माई कॉस्ट। अब सरकार ये जो कॉस्ट है एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये कॉस्ट कई बार सिर्फ प्रोडक्ट बनाने और बेचने तक सीमित नहीं है। समटाइम, अच्छा मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है ना सर, थोड़ी सी। अब देखो मैंने इस हैंडराइटिंग के साथ सीए पास कर लिया तो मैं थोड़ी सी बोल सकता हूं, क्योंकि अगर बहुत खराब होती तो मैं पास ही नहीं होता। तो मतलब थोड़ी खराब है, पढ़ने में तो आ रही है सर। हाँ देखो एक्सपेंसेस इनकर्ड, सर वो आपको भी पढ़ने में आ रही है, आप लिखे और खुदाबाज है नहीं, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है। चलो, तो समटाइम्स इट इंक्लूड्स पोस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट में अभी हमने क्या बोला? प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे। क्लास में जब होते हैं तो बच्चों से पूछते बताओ कॉस्ट क्या है, तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या बोलते हैं? सर प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा होता है वो कॉस्ट है। मैंने कहा क्यों, बना के क्या घर पे रखना है, खुद ही खाओगे क्या? नहीं, बोले नहीं सर बेचना भी है। तो फिर आगे बोले अच्छा सर प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए जो खर्चा होता है दैट इज कॉस्ट। अच्छा मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, मैंने एक कार ली, मेरे पास कौन सी कार है? ट्यूरिंग स्पोर्ट्स लिमिटेड एडिशन इनोवा क्रिस्टा नहीं, इनोवा ट्यूरिंग स्पोर्ट्स। तो मैंने वो कार ली, कुछ 28 लाख रुपए की पड़ी। अब वो जो कार मैंने ली तो मैंने पूछा भैया कार तो मैंने ले ली, कार ले ली, टाइम टाइम पे इसकी सर्विसिंग तो करवानी पड़ेगी। बोले हाँ सर। तो कौन करेगा? बोले हमारा ऑथराइज सर्विस सेंटर है। बोले अच्छा, और सर सर्विस कराने में कुछ पैसा लगेगा? बोले हाँ सर। मैंने कहा खराब बात है। बोले क्यों खराब बात है? कार मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, अब प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए भी तो खर्चा होगा, ऑयलिंग ग्रीसिंग होगी कि नहीं होगी? बोले हाँ, तो खर्चा लगेगा। मैंने कहा पहली बार से खर्चा? बोले नहीं नहीं सर इतने भी हम खराब नहीं है, आपकी पहली 3 सर्विसेज फ्री हैं। मैंने कहा अच्छा कब कब होंगी? तो बोले देखो पहली सर्विस होगी आपकी 500 किलोमीटर्स और 1 मंथ विच एवर सर लिए। मैंने कहा पागल, ये तो कल ही हो जाएगी खत्म, 500 किलोमीटर तो मैं ऐसे खींच दूंगा कल ही कल में, मैं तो पागल आदमी हूं। ड्राइविंग मतलब जुनून है, जुनून मतलब कि मैं यहां से लेके हिमाचल तक कार लेके चला जाता हूं, मैं यहां से जैसलमेर कार लेके गया हूं, मैं यहां से गोवा कार लेकर गया हूं, तो मैं तो जुनूनी आदमी हूं कार के मामले में। तो मैं तो शायद 2 दिन में आपको 600 किलोमीटर आके दे दूंगा। बोले सर वो ठीक है, आपका एक क्राइटेरिया कि आप 2 दिन में खत्म कर दोगे। कई लोग होते हैं भैया घर से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे, हौले हौले हो जाएगा प्यार, है ना, मूवी दिखाने ले जाएंगे। तो फिर उस केस में शायद उनके 1 महीने में 500 किलोमीटर ना हो। तो सरकार ये जो पहला मंथ होता है, ये जो पहले 500 किलोमीटर होते हैं, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए होते हैं कि भैया कार में कोई टेक्निकली खराबी तो नहीं है, क्योंकि 500 किलोमीटर चला के आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि कार में कोई टेक्निकली फॉल्ट नहीं है। अगर है तो हम वो ठीक कर देंगे या कार ही रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने पूछा सरकार एक बात बताओ, जब 500 किलोमीटर में पहली सर्विस होगी तो इट विल बी अ चार्जेबल सर्विस और इट इज ए फ्री सर्विस। तो बोले सर आप भी क्या याद रखोगे, कितने बड़े लोगों से पाला पड़ा है, लो ये पहली सर्विस
फ्री है। मैंने कहा वाह थैंक यू। फिर सर फिर एक काम करना, आप आना 6 महीने के अंदर विथ अराउंड 5000 किलोमीटर और 6 months विच एवर सर लिया। फिर क्या करोगे? सर इस बार भी हम आपको फ्री सर्विस देंगे। अरे मैंने कहा क्या बात है यार, आप तो बहुत ही अच्छे लोग हो। मैंने कहा फिर बोले सर फिर 10,000 किलोमीटर्स और 12 months मैं आपको फिर से फ्री सर्विस दूंगा। मैंने कहा यार क्या बात है यार, मजेदार हो आप लोग, इतनी सारी सर्विसेज फ्री। हाँ सर लेकिन एक बात बताऊं, जब आप थर्ड सर्विस पे आओगे ना तब तक गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी होगी, तो 10,000 किलोमीटर के बाद इसके ऑयल चेंज होते हैं, तो वो ऑयल जो चेंज होंगे ना उसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। कुछ 4-4,500 रुपए का ऑयल आता है, वो आपको बस पे करना पड़ेगा, बाकी सब हम। क्या बात है। तो मैंने गाड़ी दी सर्विस सेंटर पे, उन्होंने गाड़ी सर्विस करी। मैंने कहा पैसे? अकेले पैसे? कोई पैसे नहीं, फर्स्ट सर्विस है। मैंने कहा जाऊं? बोले हाँ। तो मैं जैसे जाने लगा तो बोले रुको। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपके पास बुकलेट होगी। मैंने कहा हाँ है, उसमें एक कूपन लगा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कूपन फाड़ के दो। मैंने उनको कूपन फाड़ के दी थी। मैंने कहा क्या बात है। वो कूपन फाड़ा और सर्विस हो गई, और मैं वो बढ़िया गाड़ी लेके चला गया। ऐसे सेकंड टाइम हुआ और ऐसे थर्ड टाइम हुआ। थर्ड टाइम ऑल तो मुझे ऑयल का पैसा देना पड़ा, लेकिन बाकी सारे काम फ्री। मेरे दिल में कितनी इज्जत बढ़ गई, वाह यार टोयोटा कितने गजब लोग हो आप लोग, तो आप तो फ्री में काम कर रहे हो। क्या बेसिकली लॉजिकली आपको लगता है कि टोयोटा ने वो काम मुझे फ्री में करके दिया? या जब उसने वो 28 लाख रुपए मुझसे लिए थे उस समय ही इन 3 सर्विस में जो खर्चा आने वाला है उसे कवर कर लिया होगा? डेफिनेटली, क्योंकि जब भी वो एक गाड़ी बेचेंगे तो सवाल उठेगा सर्विस कितनी करोगे, और एक इंडस्ट्री नॉर्म्स होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। अगर टोयोटा बोलते हैं मैंने गाड़ी बेच दी और सर्विस कुछ नहीं होगी, तो शायद मैं गाड़ी ना खरीदूं। मैंने कहा यार कौन इनसे मगजमारी पड़े, पता पड़ा इनसे गाड़ी तो ले ली, जब ये सर्विस के नाम पे इतने तकलीफ दे रहे हैं तो गाड़ी लेके मैं इसका चार्ज डालूंगा क्या? सर्विस तो प्रॉपर चाहिए, ऑल तो इसके पूरे भारत में नेटवर्क होने चाहिए ताकि मैं कहीं पे भी आसानी सर्विस कर सकूं, कभी गलती से गाड़ी खराब हो जाए तो मैं उसको प्रॉपरली डील कर सकूं। तो सर्विस ये देने वाले हैं और इसके पैसे भी नहीं लेने वाले, लेकिन क्या वाकई में आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं है सर ऐसा। वो जो कूपन था वो किसने ले लिया? सर्विस सेंटर वाले ने, और वो इस कूपन को भेजेगा किर्लोस्कर टोयोटा के पास। कंपनी नाम किर्लोस्कर टोयोटा है, इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन किर्लोस्कर एंड टोयोटा, ए जापानीज कंपनी। और वहां से बकायदा रिइंबर्समेंट आएगा इस सर्विस के लिए उस सर्विस सेंटर को। उसने कोई फ्री में काम नहीं करा, लेकिन वो सारा खर्चा भुगत कौन रहा है? कब, कैसे? तो डेफिनेटली जब उन्होंने उस कार की कॉस्टिंग बनाई होगी, जब उस कार की कॉस्टिंग कैलकुलेट की होगी, तो उसमें उन्होंने कार को बनाने के सारे खर्चे, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, कार को बेचने के सारे खर्चे, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, कार को बेचने के बाद के सर्विसिंग के खर्चे, सब पहले ही जोड़ लिया होगा। तो मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड्स देयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, their selling cost and sometime post selling cost। अब जितने भी अप्लायंसेस हैं, एसी है, एसी की 1 साल की वारंटी, 3 सर्विस फ्री। भैया कुछ फ्री नहीं है दुनिया में राय चंदों के अलावा, जो बहुत सारी फ्री की राय देते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो फ्री कुछ नहीं है प्रोडक्ट में। तो हर चीज का पैसा लगना है, बस अंतर इतना है कि वो बोल फ्री रहे हैं, पैसा पहले ले चुके हैं, पहले ही पैसा ले चुके हैं, और वो पहले पैसे जब ले चुके हैं तो डेफिनेटली उन्होंने उसके लिए पूरा एक होमवर्क किया होगा। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या क्या शामिल करोगे? 1 उसको बनाने के खर्चे, 2 उसको बेचने के खर्चे, और 3 सेलिंग के बाद के खर्चे। तो सरकार मैं अगर यहां पे लिख दूं तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं? मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, पोस्ट सेलिंग। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हां सर।
तो सरकार पहली कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है सर। दूसरी कॉस्ट सेलिंग, तीसरी कॉस्ट पोस्ट सेलिंग। क्या ऑर्गेनाइजेशन में बस इतने ही खर्चे होते हैं? तो आंसर ऐसा नहीं होते। और क्या हो सकते हैं? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सर ये क्या वाला है एडमिनिस्ट्रेशन? ये तो हम सुनते ना एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्रशासन कलेक्टर, ही इज द प्रशासनिक अधिकारी, टॉप प्रशासनिक अधिकारी, दैट इज कलेक्टर। ही इज बेसिकली गवर्निंग द डिस्ट्रिक्ट। प्रशासन। कंपनी में भी कुछ प्रशासन होता होगा, हाँ कंपनी में होते हैं ना अकाउंटेंट, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। ये क्या कर रहे हैं? ये कंपनी को मैनेज ही तो कर रहे हैं, ये कंपनी का प्रशासन ही तो कर रहे हैं। और ये सब जब प्रशासन चल रहा होगा तो क्या इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा होगा? कंपनी बोल रही है कि भैया प्रोडक्ट बनाने में मैन्युफैक्चरिंग खर्च लग रहा है, इसमें मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, फैक्ट्री आ जाएगी, सेलिंग के खर्च हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, सेल्समैन आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच जो सामंजस्य बिठाने का काम है वो कौन कर रहा है? ये मैनेजमेंट ही तो है जो इन दोनों के बीच कली का काम करेगा, जो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाएगा। और अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, ना सही समय पर माल बनेगा, ना सही समय पर बिकेगा। तो इट इज द मैनेजमेंट हु इज कोऑर्डिनेटिंग विथ ऑल द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कोई खर्चा नहीं होगा क्या? सर होगा ना, तो वो भी कॉस्ट का हिस्सा है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो सब वो हैं जो दिख रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी करके हमारी कॉस्ट नहीं लग रही? कोई पैसा अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते तो रिटर्न नहीं कमाते और आराम से घर पे सोते। तो वो जो पैसा हम मिस कर रहे हैं कमाने की अपॉर्चुनिटी, वो भी तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट का हिस्सा हुआ, क्योंकि हमें उससे ज्यादा कमाना पड़ेगा। अगर उससे कम कमाया तो फिर हम बेवकूफ है, हमारे चेहरे पे सी लिखा है लिटरली कि मेहनत भी कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। इससे अच्छा वो पैसा हम बैंक में लगा देते, किसी कंपनी के शेयर में लगा देते, तो मेहनत भी नहीं करते और उससे ज्यादा कमाते। तो फिर भैया मैंने कॉस्ट में एक कंपोनेंट और जोड़ लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों जोड़ा? ताकि मुझे हमेशा पता पड़ता रहे कि मुझे इससे ज्यादा कमाना है, क्योंकि इतना तो मैं कमा ही रहा था, तो वो जो कमाई में कर रहा था और अब नहीं कर पाऊंगा तो मेरी कॉस्ट का हिस्सा है, ताकि मुझे क्लियरिटी रहे कि इसके ऊपर ही सेल होना चाहिए, इसके ऊपर ही मुझे कमाई होना चाहिए। यानी वो जो मैं कमाने वाला था और नहीं कमा पा रहा, मेरी कॉस्ट हो गई। अब इसके ऊपर 1 रुपये भी आया तो मेरा एक्स्ट्रा कमाई होगी, तभी इस प्रोडक्ट को बनाना और बेचना मेरे लिए सार्थक होगा। ओके, तो सरकार अब ये जो इतनी सारी कॉस्ट के कंपोनेंट हैं, क्या इन कंपोनेंट और भी बहुत सारे हैं? एक्चुअली अभी अपन इतने अंदर घुस नहीं रहे, अभी तो अपन ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। भाई नए नए प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट बनाने में क्या एमई बन जाते हैं? रात को सपना आता है, निन्नी आती है, सपना आता है, सपने में एक प्रोडक्ट बनता है तो अगले दिन हम उसको जाके बनाने लगते हैं। ऐसा होगा क्या? एब्सोल्युटली नो। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरे प्रोटोटाइप, रिसर्च, डेवलपमेंट, ढेर सारा पेपर वर्क, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट, इन सब में खर्चा नहीं होता क्या? तो वो खर्चा क्या प्रोडक्ट पर चार्ज नहीं होगा क्या? एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, एक कार की डिजाइनिंग में लाखों रुपए खर्च हो गए, तो अब वो जितनी कार बनेगी उस प्रोडक्ट की, उस डिजाइन की, उस ब्रांड की, क्या उस पर उस डिजाइनिंग कॉस्ट का हिस्सा चार्ज नहीं किया जाएगा? तो वो भी कॉस्ट का हिस्सा है। तो मतलब ढेर सारे खर्चे हैं और आपको उन्हीं ढेर सारे खर्चों को उनके नेचर के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करना है, उनको उनका बिहेवियर समझना है, और बिहेवियर समझने के बाद वो सारे मेजर्स अपनाने हैं ताकि आप उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, ताकि आप उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, आप उस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, सो दैट यू कैन स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन। अब सर ये नई बात कहां से ले आया कंपटीशन? तो सरकार ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपटीशन, आप लॉजिकली समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं अपनी बात करता हूं, अपनी बात मतलब अपने एरा की बात करता हूं, इन लेट 90s जब मैंने होश संभाला, तो उस समय
टेलीफोन, that time telephone was not a very ordinary thing, it was the luxury. हाँ भैया सही बोल रहा हूं। मतलब ऐसा हिसाब था कि इन 90s, मैं बिल्कुल एकदम दृढ़ता से बोल रहा हूं, और आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछना कि सच्ची में ऐसा होता था। मतलब आपको हंसी आई सुन के, अच्छा ऐसा भी कुछ होता था क्या आज से पहले 90 के दौर में, जब आप खैर पैदा भी नहीं हुए थे, आप तो 2000 और उसके 2000 के बाद वाले लोग हो। मैं 90s की बात कर रहा हूं, अर्ली 90s की, 91 92 की बात कर रहा हूं। तब मैं होश संभाल चुका था, इतना समझ चुका था, तो उस समय की बात कर रहा हूं। दैट टाइम टेलीफोन वाज द लग्जरी इन आर विन सिटी। मोहल्ला बोलते थे उस समय, तो हमारे मोहल्ले में, आजकल कॉलोनीज टाउनशिप बोलते हैं, तो हमारे मोहल्ले में ऐसे गिने चुने, मतलब अगर मोहल्ले में 1000 घर हैं, हाँ 1000 घर हैं, और हम सबको जानते थे। आजकल पड़ोस में कौन है उसको नहीं जानते, लिटरली मैं खुद नहीं जानता मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरी टाउनशिप में, ठीक है, अब है तो है। तो मेरे मोहल्ले में जिसमें कम से कम 500 घर थे, उस पूरे 500 घर में हार्डली 10 टेलीफोन भी नहीं थे, हार्डली 10 टेलीफोन भी नहीं थे। और उन 10 लोगों के नंबर पूरे 500 लोगों ने अपने सारे रिश्तेदारों में बांट रखे थे। यानी हमारे समय में परिवार में एक सदस्य तो इसलिए पैदा किया जाता था कि भैया ये घर घर जाके बताए कि साहब आपका फोन आया, आप आ जाओ। ऐसा नहीं कि फोन उस समय ऐसे टाइम पास करने के लिए नंबर दे देते थे, सिर्फ बहुत अर्जेंट जब कुछ बात करनी होती तब उनके रिश्तेदार फोन लगाते थे कि भैया वो 5वीं गली में वो रहते हैं ना शर्मा जी, हाँ वो वाले शर्मा जी। बोले पता पड़ा 4 शर्मा जी रहते हैं। कौन से वाले शर्मा जी? तो उन्होंने समझाया, अच्छा वो वाले शर्मा जी, ओ यस हाँ, तो वो शर्मा जी को बुला दूंगा, उनसे बात करनी है। मैं फिर से फोन लगा, फिर हमारे परिवार से कोई एक बंदा जाएगा। मैं सबसे छोटा था, तो मैं तो बने ही इसलिए था कि वो घर घर जाके सबको बताया कि फोन आया है। टीवी भी ऐसे ही कुछ हुआ करता था उस समय। लिटरली जब रामायण आती थी तो बकायदा पूरा मोहल्ला बैठता था, बकायदा अगरबत्ती लगती थी। लिटरली जब 9 बजे रामायण चालू होती थी तो उस समय पूरा सुनसट्टा एकदम खत्म, ऐसा माहौल होता था। तो लिटरली वी हैव सीन ऑल दिस सिनेरियो। आपको सभी मजाक लगते होंगे। तो मैं घर घर जाके बस यही बताता था कि आपका फोन आया है, लिटरली। और बड़ी इज्जत थी अपनी उस समय, क्योंकि अपन ही तो थे, अपन गुस्सा हो गए तो फिर फोन नहीं आएगा, और फोन आएगा तो काट देंगे, बोले हट नहीं कराना। तो अपनी बड़ी इज्जत भी होती थी। हाँ, तो यहां टेलीफोन कैसे लगते थे वो सुनना। आज अगर मैंने टेलीफोन के लिए अप्लाई किया, मान लो आज क्या है, बोले 1 जनवरी 1991, हम उस समय की बात कर रहा हूं ना, तो बिलीव मी आपका कनेक्शन 6 महीने में तो आपको मिल ही जाएगा, अगर आपकी थोड़ी बहुत पहचान हो तो अच्छी। हाँ सही बोल रहा हूं, 6 महीने में कनेक्शन मिल जाएगा अगर आपकी पहचान हो अच्छी। तो अगर आपकी कोई पहचान नहीं है, आप मैंगो पीपल हो, आम आदमी हो, तो फिर तो भूल जाओ आप। साल तक भी वेटिंग चलती थी। टेलीफोन का काम कौन देखता था भैया? सरकार। और सरकार का कौन? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, DOT बोलते थे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो बाद में ये BSNL और चारों महानगरों में MTNL बन गए थे। दे वर एक्चुअली द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे ट्रेजरी एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे तहसील एक डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल सिमिलरली पुलिस एक डिपार्टमेंट होता है, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, सरकारी डिपार्टमेंट था। तो 90s के दौर में जब हम टेलीफोन के लिए अप्लाई करते थे तो बिलीव मी 6 महीने, एक साल में कनेक्शन आता था। तो कनेक्शन कब मिला? मान लो 1 जुलाई 1991। ये पहला पॉइंट। कैसा लगा सुन के? सर फैसिनेटिंग। आपने ऐसे भी दिन देखे? बोले हाँ। ओके, अब ये बताओ, अरे यार ये क्या हो रहा है? अब सर एक और बात बताओ, अगर हमने कनेक्शन ले लिया ये तो ठीक है, इसके चार्जेस क्या होते थे? व्हाट वाज द चार्जेस? चार्जेस की बात करते हैं।
सर लोकल कॉल बोलते थे पल्स। एक पल्स के लिए ज्यादा नहीं, कुछ 3 रुपए लगते थे। एक पल्स के 3 रुपए। वैसे पल्स 1 सेकेंड नहीं, पल्स मतलब होती थी 3 मिनट। 180 सेकंड की एक पल्स हुआ करती थी। तो ये 3 मिनट की एक पल्स थी। आप 1 सेकंड बात करो तो भी 3 रुपए लग गए, पूरे 180 सेकंड बात करो तो भी 3 रुपए लग गए। फिर चलता था एक एसटीडी। मैं बात कर रहा हूं 2001 की, जब मैं मुंबई में था। 2001 में जब मैं मुंबई से अपने होम टाउन बात करता था, दैट इज नियर टू भोपाल, तो पल्स चलते थे। और पल्स क्या थे वो सुनना, मजेदार, मतलब आपको लगेगा कि यार क्या जमाना था, महंगाई तब थी कि आज है। सुनना, 3 स्लैब होते थे, सुबह 8 से शाम को 8, ये होता था पीक टाइम। फिर एक होता था 8 PM से 11 PM, ठीक है, ये होता था ऑफ पीक टाइम। और फिर एक होता था 11 PM से सुबह के 6 AM, ये होता था सबसे ज्यादा लीस्ट टाइम। और फिर सुबह 6 से सुबह 8 AM, फिर ऑफ पीक टाइम। तो ऐसे स्लैब बने थे, सुबह 8 से शाम को 8 पीक, 8 से 11 रात को, और सुबह 6 से 8, और रात को 11 से सुबह का 6। ये जो टाइम था ना, सुबह 8 से शाम को 8, इसके चार्जेस थे 48 रुपए पर मिनट, 48 रुपीज पर मिनट, ये मैंने पे करा है। फिर ये जो ऑफ पीक होता था, इसमें हो जाता था आधा, ताकि जो बिजनेस के काम से फोन लग रहे हैं वो लग जाए 8 से 8 के बीच में। फिर जो परिवारों की बात होती है वो हो जाए 8 से 11 के बीच में, सुबह 6 से 8 के बीच में। और फिर बाकी जो प्रेमी दीवाने लोग हैं वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात खाली करें। सबके लिए टाइम दिया था उन्होंने प्रॉपर। तो रात को 11 से 6 ये टाइम होता था जब फीस लगती, चार्ज लगते थे इसके आधे, यानी 12 रुपए पर मिनट। हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है। अब उस समय यार हॉस्टल में रहते थे, 12 रुपए पर आवर पर मिनट मतलब मैटर करता था। 48 और 24 तो आप सोचो। तो अब आप समझो, एक टाइम होता था जब मैं दिन में फोन लगाता था, अब कहां लगाता था समझ लो। और एक टाइम होता था जब घर पे बात करना होती थी, तो बकायदा हम अपने हॉस्टल से, क्योंकि हॉस्टल रात को 10:30 बजे के बाद गेट बंद हो जाते थे, तो वीक में सब बच्चों को परमिशन थी कि आपको 2 दिन, कोई सभी, आपको वीक में रात को 10:30 के बाद हॉस्टल से बाहर जाने मिलेगा 15 मिनट के लिए। और वो काहे के लिए मिलेगा? ताकि आप घर पे जाके बात कर सको। तो बिल्डिंग में रात को 11 बजे हॉस्टल का गेट खुलवाते थे, घर जाते, मतलब एसटीडी जाते थे और वहां पे बात करते थे और वापस आते थे। क्यों? ताकि हम इकोनॉमिक पढ़े कि भाई 5-6 मिनट बात करी तो हमारे 50-60 रुपए का बिल आए, बस इससे ज्यादा बिल ना आए। और बाकी जब दिन में बात करना होती थी तो फिर 48 रुपए मिनट भी पे करते थे। अब क्या करें, करना ही पड़ता था। तो सरकार ये सिनेरियो था, आपको समझ में आ गया? मुंबई से भोपाल बात करना हो तो 48 रुपए पर मिनट। और सर आईएसडी तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। और व्हाट भी सर्विसेज सर, नेट पैक वगैरह मिलता होगा सर, ये क्या होता है? सर ये पता नहीं क्या होता है, आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कभी सर्विसेज की बात करें तो जैसे कभी अगर खराब हो जाए, कर रखी कहाँ कनेक्ट नहीं हो पाता है, ये सब चीजें होती है ना हमारे यहाँ। तो सर्विसेज की बात, बोले कभी अगर फोन डेड हो गया तो, अगर सर्विसेज की कभी मौका पड़ा तो बिलीव मी 7 से लेके 15 दिन मिनिमम टाइम हमें वेट करना होता था। यानी आज अगर हमने एक शिकायत डाल दी है तो 7 दिन तक तो भूल जाओ कि कोई आके उसकी शिकायतें दूर कर रहा है। अब मोहल्ले में कई बार क्या होता था कि जिसके फोन लगे वो तो राजा लोग, और जिनके फोन नहीं लगे वो बड़े
कहीं ना कहीं अंदर से एक बोलता ना कि यार ये देखो कितना सबको पसंद है, तो बाकी लोग जिनके घर में फोन नहीं लगे उनसे कहीं ना कहीं एक अंदर वो रहती है ना जेलस, हाँ ऐसा कुछ। तो अब क्या किया जाए, तो बोले जब दिवाली आती थी ना तो जो रस्सी बम होते थे वो फूटते उसके अंदर थे, उस दीपी के अंदर, बोले ये लगाया बम करके फोड़ दी। अब पता पड़ा कि मोहल्ले में कम से कम 15 दिन तक सबके फोन बंद पड़े हैं, और जिनने फोड़ी उनमें पड़ रहे हैं चपेट पे चपेट, बोले तेरे चक्कर में पूरे फोन आना बंद हो गए सबके, पूरे मोहल्ले के। दिस ऑल हैपन। और अब हमने फोन लगाया, चले गए खुद के साथ, ये अर्जी है, फोन खराब है, बंद पड़ा है, डेड आ रहा है, प्लीज ठीक करवाओ। 7-7 दिन तक, 15-15 दिन तक कोई सुनवाई नहीं, और ज्यादा बोले तो बोले कटवा लो, ठीक है। दिस वॉज हैपन 93-94 में, या और शायद बाद में, एक कंपनी आई थी प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन। जब पहली बार टेलीकम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट कंपनीज को एंट्री दी गई, पहले रिस्ट्रिक्शन था, तब आई थी भारती, यस भारती सेल्यूलर, जिसको आप एयरटेल बोलते हो, यस यही करके आई थी। पहले एयरटेल के नाम से इनके लैंडलाइन कनेक्शन लगते थे, टचटेल के नाम से इनके लैंडलाइन कनेक्शन होते थे, टचटेल। तब पहली बार प्राइवेटाइजेशन हुआ और टेलीकम्युनिकेशन में क्रांति आना शुरू हुई। आज का समय सर अप्लाई करोगे कनेक्शन लेने के लिए तो प्री स्टार्टेड या मैक्सिमम एक दिन में आपको आराम से कनेक्शन मिल जाएगा। यानी आज आपने अप्लाई करा, आज शाम तक आपकी सिम चालू। दिस हैपेंस और नॉट। यानी जितनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उनके बीच इतना बेहतरीन इस समय कंपटीशन चल रहा है। जियो किसी को जीने नहीं दे रहा, बेचारे आइडिया, वोडाफोन अब मिलके लड़ रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, बेसिकली लड़के अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। एयरटेल अपना अस्तित्व बचाने में लगा हुआ है, 1.5 GB रोज मिल रहा है। मतलब रोज आप जब सुबह उठते हैं तो एक बड़ा सवाल तो होता है कि ये खत्म कैसे करूं। आप सोचो ना कितनी समस्या है जीवन में। तो मतलब ये सब चीजें हैं। एक मतलब आप बस ट्राई तो करो, आपके पास सब लोग लाइन लगा खड़े हैं, सब कनेक्शन ले लो, और उस समय बोलते थे कनेक्शन दे दो ना प्लीज, बोलते ठीक है देखते हैं, 6 महीने 1 साल बाद आपको मिल जाएगा। आज अप्लाई करो, शाम तक कनेक्शन है। तो प्री स्टार्टेड, प्री लोडेड सिम भी मिलती हैं जिसमें आपका कनेक्शन पहले से चालू रहता है। व्हाट अबाउट द चार्जेस, पता है ना क्या है? हाँ सर, 199 रुपए का आप 1 मंथ का चार्ज करवा दो सर, रिचार्ज। तो सर लोकल, एसटीडी, एसएमएस, 100 SMS फ्री रोज। लोकल एसटीडी तो सर भूल ही जाओ, फिर 1.5 GB रोज मिलेगा, दिस ऑल। फिर उसके साथ सर आपको Amazon प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन दे देंगे हम 1 साल के लिए, नेटफ्लिक्स भी दे देंगे और फलाना भी दे देंगे। उनके खुद के वोडाफोन के अपने हैं, जियो का अपना है, 100 ऑन करके सब आप समझो तो सही क्या हालत हो गई है। सिर्फ वो कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, वो आपको पैकेज दे रहे हैं पूरा। सर अगर कोई समस्या आ गई तो आप भी जानते हैं सर्विस सेंटर ला देते हो आप लोग। तो मतलब इमीडिएटली सर्विसेज मिलती हैं और आपकी समस्या का समाधान होता है। 1992 से 2015 आते आते सिनेरियो इतना चेंज हो गया। 25 सालों में, 30 सालों में, 25 सालों में पूरा सिनेरियो बदल गया। जहां कभी टेलीफोन मतलब राजशाही, अरे लग्जरी हुआ करती थी, आज टेलीफोन समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंच चुका है। चार्जेस, पहले आटा सस्ता था, डाटा महंगा था, आजकल डाटा सस्ता है, आटा महंगा है, तो उल्टा हो गया। चार्जेस नाम मात्र के हो गए और सर्विसेज हो गई प्रॉम्प्ट। क्यों हुआ ऐसा? और ऐसा आज एमपीवी के साथ क्यों नहीं है? वहां पर क्यों बिल आते हैं? आप मानोगे नहीं, मेरा 29,000 रुपए का बिल आया घर का और मुझे झक मार के जमा करना पड़ा। अभी लास्ट महीने जब कोई एसी नहीं चलाए तब भी 6,900 का बिल आ गया और मुझे झक मार के जमा करना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं है। जिस दिन बोल दें कि बॉस अब रिलायंस भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचेगी, अदानी भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचेगी और एमपी भी, तुम भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचोगे, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे।
बैंकिंग में जब प्राइवेट बैंक को एंट्री नहीं थी, फिर से बात कर रहा हूं, ये लेट 90s की बात है, 2000 की बात है, लेट 90s में जब प्राइवेट बैंक्स को परमिशन मिल गई कि यस आप भी बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में कर सकते हैं, आईसीआईसीआई आया, एचडीएफसी आया, इन्होंने नींदें उड़ा दी बॉस। आज एसबीआई के बंदों को भी टारगेट मिलते हैं सर्वाइवलेंस, नहीं तो भगा दिया जाता है। प्राइवेट बैंक तो खैर निचोड़ ही रहे हैं, लेकिन अब सरकारी बैंक भी शांति में नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उनके अस्तित्व खतरे में आ गए हैं। अब 4-4, 5-5 सरकारी बैंक मर्ज होके एक बन रहे हैं। पहले जो 4 काम 4 लोग करते थे, अब वो एक बंदा 4 काम कर रहा है। आई हैव सीन दैट। मैं विदेश संचार निगम लिमिटेड, 2 कंपनियां होती हैं, एक भारत संचार निगम लिमिटेड जो लोकल और एसटीडी की बात करती है, और एक होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड, वीएसएनएल, इंडिया की 9 रत्नों में से एक थी, वो आईएसडी की बात करती है। तो आई वॉज देयर एन ऑडिटर, बिलीव मी, मैं उस टाइम पे उस कंपनी का ऑडिटर था जब कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी और उसके कुछ शेयर टाटा ने खरीदे थे। तो डिसइन्वेस्टमेंट से पहले एक एक काम को करने के लिए 4 लोग हुआ करते थे और 4 लोग मिलकर भी सही से काम नहीं करते थे, और वही काम डिसइन्वेस्टमेंट के बाद एक बंदे को 4-4 काम करने दिए और 4-4 काम उसने परफेक्ट करे, नहीं तो अगले दिन बीआरएस लो और दफा हो जाओ। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पर मार्केट खुलता जा रहा है सबके लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए कंपटीशन आता जा रहा है, और कंपटीशन आता है तो फिर अब सबको अपना प्रोडक्ट बेचना है, और उस लड़ाई में सबसे ज्यादा भला होता है ग्राहक का, कस्टमर, कंज्यूमर बिकम्स द किंग, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन है। आज लाइट में ऑप्शन नहीं, मुझे झकमार कर एमपीवी से ही लाइट लेना पड़ेगी, और यही 25 साल पहले, 30 साल पहले यही सेम स्थिति डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ थी। जैसे ही प्राइवेट ऑपरेटर्स यहां पर आए, कंपटीशन हुआ। आज आप बता दो बीएसएनएल की सिम कौन लेना चाहता है? आपको भी पता है, कोई नहीं लेता, सर्विसेज घटिया थी। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये बीएसएनएल भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, तब अपन गालियां देंगे, ओ मोदी जी ने बेच दिया, मोदी जी ने बेच दिया। तो क्या करें? उन लोगों को जो वहां पे काम कर रहे हैं, अपने अंदर से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सरकारी स्कूल का टीचर शायद 10% भी नहीं है जो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, सब मट्ठाई चल रही है। जिस दिन प्राइवेटाइजेशन हो गया उस दिन सबके तोते उड़ जाते हैं, फिर काम करना भी पड़ता है, और कंपटीशन जब आता है और प्रोडक्ट बेचना मारामारी में हो जाता है, तब फिर कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है। पहले जब मैं बात करता हूं किसकी, डीओटी की, कि अकेला एमपीवी है, तो क्या होता है? वो बोलते हैं देखो भैया ये मेरी कॉस्ट है, इतना तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ही कमाऊंगा, और ये मेरी सेलिंग प्राइस है। मैं बोलूंगा ओ सर ये तो बहुत महंगा है, बोले लेना हो तो लो, नहीं तो दफा हो जाओ। हिसाब ये है, क्यों? क्योंकि वो बंदा मोनोपोली में है, और मोनोपोली में है तो वो अपने रूल्स के हिसाब से माल बेचेगा, और किसको बेचेगा वो तय करेगा, कितनी प्राइस रखेगा वो तय करेगा, सर्विसेज अच्छी देगा या नहीं देगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कंपटीशन आएगा, जो कि एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट अब इंडियन मार्केट हो चुका है, लगभग सब जगह आपके पास कंपटीशन है। आज आपके सामने अमेज़न है और आपका मोहल्ले का ग्रोसरी शॉप है। आप मोहल्ले के ग्रोसरी शॉप पे एक चीज देखते हो, बोलते हो अच्छा एमआरपी में मिल रहा है, आपने भाई अमेज़न खोला, पूछा अरे यार अमेज़न क्या डिस्काउंट दे रहे हो, और अगर अमेज़न ने डिस्काउंट दिया तो आप वहां से खरीद लेते हो। तो आज कंपटीशन उस गली की परचूने की दुकान तक पहुंच चुका है। आपको किसमें कंपटीशन नहीं दिख रहा? इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है अभी, जिस दिन उसमें जाएगा उस दिन इसकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, उस दिन बिजली की चोरी भी बंद हो जाएगी, उस दिन सर्विसेज प्रॉम्प्ट हो जाएंगी, और पैसे भी अच्छे से लगना कम चालू हो जाएंगे। तो भैया पहले का सिनेरियो क्या था कि भैया अकेले लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या मारुति अकेला, टाटा बाद में आया, उस समय मारुति फिएट चलता था, हिंदुस्तान मोटर्स चलता था। फिर बाद में जब आज बोलो एमजी भी है, किया भी है, क्यों किया वो नहीं पता लेकिन है, टोयोटा भी है, शेवरले बेचारी गई है भगवान मेरी क्रूज, हाँ लेकिन थी। फिर उसके बाद कितनी कंपनीज है, कम से कम 25। अब मारुति की कितनी औकात है आप भी जानते हो। तो सरकार ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट बड़ा होता जा रहा है।
बहुत सारे प्लेयर आते जा रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन जब बढ़ेगा तो ये थियरी नहीं चल पाएगी, ये थियरी नहीं चल पाएगी। बिकॉज अब जो सेलिंग प्राइस है वो हो गई है मार्केट ड्रिवन, जो प्रॉफिट्स हैं वो आपका बॉटम लाइन है, और वो हो गए इन्वेस्टर ड्रिवन, क्योंकि अब कंपनीज में पैसा इन्वेस्टर डाल रहा है। तो अब सिनेरियो ये है कि मार्केट ये बोलता है कि दिस शुड बी योर सेलिंग प्राइस, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, और आप जैसे उसे चेंज करने जाओगे आपका कस्टमर आपको लात मार के आपके कंप्यूटर से माल खरीदना शुरू कर देगा। प्रॉफिट आपको कमाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टर जिसने आपको ये फंड दिया है उसे अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए। तो अब आप ना तो इसको छेड़ सकते हैं और ना इसको छेड़ सकते हैं। आपने इनमें से किसी को भी छेड़ा तो आप में बहुत पड़ेंगे, आपने इनमें से किसी भी फैक्टर को छेड़ा तो आपको बहुत पड़ेंगे। पहले क्या होता था, ये मेरी कॉस्ट, ये मैं कमाऊंगा, ये मेरी सेलिंग प्राइस, चाहिए हो तो नहीं तो लाइन लगा के लोग खड़े हैं। अब सर लाइन लगा के कंपनियां खड़ी हैं, खरीदने वाले लिमिटेड हो गए। तो सेलिंग प्राइस मार्केट ड्रिवन, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। प्रॉफिट आपको मिनिमम बॉटम लाइन कमाना ही पड़ेगा, अगर नहीं कमाओगे तो आपका इन्वेस्टर आपको छोड़ के चला जाएगा। सारा काम इन्वेस्टर ड्रिवन है। आज ये लोग फ्लिपकार्ट में, अमेजन वगैरह इतना पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? इन एंटिसिपेशन ऑफ रिटर्न। अगर इनको पता पड़ जाए कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर नहीं है तो पैसे लगाएगा, बिलियंस ऑफ रुपीस, डॉलर्स। अभी इस पूरे लॉकडाउन के दौरान अंबानी ने अपने आप को पूरा डेट फ्री कर लिया। कितनी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करे, क्यों करे? क्योंकि उनको फ्यूचर दिख रहा है कि ये कंपनी कमा के देगी, इसलिए उन्होंने पैसा लगाया। अगर वो पैसा कमा के नहीं देगा तो वो अपना पैसा बाहर खींच लेंगे। तो इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए। तो अब पहले और अब में अंतर क्या हो गया? पहले हम बोलते थे ये कॉस्ट है, सर ज्यादा है। हाँ तो ज्यादा है तो ज्यादा है, अपन बड़े लोग हैं, इतनी कॉस्ट है हमारी, कोई सुनवाई नहीं है। इतना हम कमाएंगे भैया। सर आपकी कॉस्ट बहुत वेस्टेज हो रहा है, तो हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो खत्म बात। तो वहीं अब क्या बोलते हैं कि नहीं बॉस अब ऐसा नहीं है, अब आपको बकायदा इतने में ही प्रोडक्ट बेचने को मिल रहा है, इतने में बेच पा रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो भी, लॉस हो रहा है तो भी, इतना कमाना ही कमाना है। तो अब क्या बचा? पहले बैलेंसिंग फिगर में आप क्या निकालते थे? अपनी सेलिंग प्राइस, कि भैया ये मेरी कॉस्ट, ये मेरा प्रॉफिट, ये मेरी सेलिंग प्राइस। अब उल्टा हो गया, अब आपको ऐसे रिवर्स चलना है। यही सेलिंग प्राइस है, इससे ज्यादा मैं प्राइस नहीं रख सकता और इतना मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब बैलेंस में बची है कॉस्ट। तो पहले के जमाने में जहां खूब शानशाही चलती थी, खूब रईसी चलती थी, खूब बर्बादी होती थी, क्यों? क्योंकि सब क्लाइंट से रिकवर हो जाएगा। अब क्लाइंट से रिकवर कुछ हो नहीं पाएगा। तो अब आप अगर इनमें से किसी को छेड़ने का सोच रहे हैं तो आप छिड़ जाओगे, आप निपट जाओगे। ना आप इसको छिड़ सकते ना इसको छिड़ सकते। तो अब आपके पास बचा क्या है? सिर्फ कॉस्ट। सो इफ यू कैन control your cost, if you can reduce your cost with maintaining the same quality, with maintaining the same utility, then only you can survive in this cutthroat competition. तो अब तो सरकार पूरा खेल कॉस्ट ओरिएंटेड हो गया, यानी जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था आज से 20 साल पहले, आज वही फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। आज चाइना क्यों सब लोगों की 12 बजाने को खड़ा हुआ है? ग्लोबल फैक्ट्री क्यों बोलते हैं चाइना को? क्योंकि वो चीप लेवल पे प्रोडक्शन करके दे रहा है, कॉस्ट मिनिमाइज करके दे रहा है, और दूसरे लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज उसने पूरे विश्व का करीबन 27% प्रोडक्शन छीन लिया। पूरे विश्व का 27% प्रोडक्शन एक देश में हो रहा है, 195 देशों के बीच में। आप सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी। वो क्यों आंख नहीं दिखाएगा छोटी छोटी मिच्ची मिच्ची सी? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को डेवलप कर लिया। आज वो सिनेरियो यहां आ चुका है बॉस। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अपनी कॉस्ट पे ही काम करना पड़ेगा। वो पार्ट जो सबसे ज्यादा मतलब निगलेक्टेड रहता था किसी ऑर्गेनाइजेशन में आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, आज वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मीम्स आते हैं कि सैनिटाइजर मेडिकल फेटर्निटी का वो नालायक बच्चा था जिसको कोई ध्यान नहीं देता था, आज उसी ने टॉप करके आईएएस बन गया। बिल्कुल वही कॉस्ट के हालात थे।
कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, मतलब क्या अंतर पड़ रहा है, ग्राहक से वसूल कर लेंगे। अब जो इससे सरवाइव करेगा वो ही जीवित बचेगा, क्योंकि अगर मैंने बोला कि भैया तुमको प्रोडक्ट तो 100 में बेचना है, इससे 1 रुपए ज्यादा में नहीं बिकेगा और आपको इन्वेस्टर को कमा के 20 रुपए नहीं देना है, अब क्या हुआ, आपकी कॉस्ट 80 रुपए की टारगेट है। अगर आप 80 रुपए की कॉस्ट मेंटेन करने में सक्षम हैं तो यू कैन सरवाइव, आप जीवित रह पाएंगे। और अगर आप इतनी कॉस्ट मेंटेन करने में सक्षम नहीं है तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट, यू विल लॉस्ट। अब अगर आपको ग्रो करना है तो आपकी कॉस्ट इससे भी कम होना चाहिए। तो आपको क्या सीखना है कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, कॉस्ट को 80 की टारगेट पे कंट्रोल करके रखना है ताकि हम सर्वाइव कर सकें, और ग्रो करना है तो रिड्यूस करना है। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो यही तो है कि यू हैव टू मैनेज, यानी यू हैव टू कंट्रोल योर कॉस्ट एंड यू हैव टू रिड्यूस योर कॉस्ट, देन ओनली यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट। तो हम इसलिए कॉस्ट बढ़ रहे हैं, सब चीजें सब सेकेंडरी है बॉस। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवलेंस के लिए कॉस्ट जरूरी है। तो अब हम समझेंगे कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। लेकिन वो सब समझेंगे कब, जब हमको ये पता हो कि कॉस्ट के कंपोनेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, उसके बिहेवियर क्या है, वो चलते कैसे हैं, उसे समझने के बाद फिर हम कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे। तो कल हम अपने अगले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट के जो अलग अलग कंपोनेंट है वो क्या है, कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, कॉस्ट कैसे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, उसके कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनके रिलेटेड में क्या क्या बातें हमको देखना है। तो वो सब चीजें अब एक एक करके हमें डिस्कस करनी है। तो अभी यहां इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोकते हैं, फिर कल इससे आगे डिस्कशन करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।